धरती धीरे धीरे खत्म हो रही है। इंसानों ने इसे इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब लोग इससे भागना चाहते हैं। तभी एक दिन मार्स के पास अचानक एक बहुत बड़ी काला गोला स्फीयर दिखाई देती है। इसे जांचने के लिए एक स्पेसशिप भेजी जाती है जिसका नाम है एक्यूलिस और उसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है। पूरे 8 महीने की लंबी जर्नी में क्रू को हाइबरनेशन में रखा जाता है। कार्ला को बार बार अपनी बेटी और माँ के सपने आते हैं जो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। जब स्फीयर तक पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे रह जाते हैं तो सभी क्रू मेंबर्स को उठाया जाता है। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद कार्ला देखती है कि रूबिन बहुत डिस्टर्ब्ड लग रहा है क्योंकि ये उसका पहला हाइबरनेशन था। कार्ला उसे आराम करने की सलाह देती है लेकिन रूबिन अपने एक्सपीरियंस को ब्लॉक करना चाहता है क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इसके बाद कार्ला और कमांडर पॉल मिलकर इस स्फीयर को स्कैन करते हैं लेकिन शिप का एआई कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। कार्ला का मानना है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए लेकिन पॉल इस मिशन को पूरा करना चाहता है। रूबिन पहले से ही बहुत डरा हुआ था और अब डेटा ना मिलने से वो और भी नर्वस हो जाता है। क्रू अर्थ पर मौजूद मिशन हेड वैंस से कांटेक्ट करता है। वैंस बताता है कि पूरी दुनिया इस मिस्ट्री का जवाब जानने का इंतजार कर रही है, इसलिए मिशन को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ देर बाद कार्ला को स्पेसशिप के कॉरिडोर्स में अपनी माँ की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रूबिन भी अपने रूम में किसी की फुसफुसाहट से डरकर उठ जाता है। कार्ला जब अपने रूम में पहुँचती है तो वैंस उसका वीडियो कॉल करता है और कहता है कि कार्ला बहुत टेंशन में लग रही है। कार्ला उसे कहती है कि सब ठीक है, लेकिन कॉल अचानक कट जाता है और एआई बताता है कि इस स्फीयर एक एनोमली पैदा कर रहा है। कार्ला तुरंत मेन डेक पर जाती है और देखती है कि स्फीयर से एक तेज रोशनी निकल रही है जो शिप पर पड़ रही है। इस सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्रू के बाकी मेंबर्स भी वहीं पहुंचते हैं और टेज कहती है कि ये लाइट शायद उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे शिप और करीब पहुंचता है एआई को इस स्फीयर से एक आवाज सुनाई देती है। कार्ला उसे एनालाइज करती है और उसमें एक शब्द बार बार दोहराया जा रहा होता है, देउस, यानी लैटिन में गॉड। रूबिन घबरा जाता है और कहता है कि हमें तुरंत लौट जाना चाहिए। फिर वो कमरे से भाग जाता है। कार्ला सजेस्ट करती है कि मिशन रोककर एआई के फिक्स होने का इंतजार करना चाहिए ताकि वो वैंस को सब कुछ बता सके, लेकिन पॉल फिर भी मिशन जारी रखने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद क्रू रूबिन को कॉरिडोर में रोते हुए पाता है। वो बार बार कहता है कि ये रोशनी जजमेंट डे है और ये उसे उन आवाजों ने बताया है। वो फिर मिशन कैंसिल करने की डिमांड करता है और चला जाता है। क्रू इस पूरे इवेंट पर डिस्कशन करता है। यल्फ का मानना है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाने कि ये स्फीयर क्या है। अगर ये कोई एलियन प्रैंक हुआ तो वो इसे उड़ा सकते हैं। पॉल कैमरे से सब देख रहा होता है और अल्फ को बुलाकर कहता है कि दोबारा इसे उड़ा सकते हैं, जैसा कुछ ना कहे। शिप जैसे ही स्फीयर के पास पहुंचता है, कार्ला और रूबिन को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अल्फ कार्ला को उसके रूम में ले जाता है जहाँ कार्ला बताती है कि कार क्रैश के बाद से उसे सिर दर्द होता रहता है, लेकिन वो आवाजों का जिक्र नहीं करती। तभी टेज आकर बताती है कि रूबिन गायब हो गया है। युल्फ के मना करने के बावजूद कार्ला भी उसकी तलाश में शामिल हो जाती है। रूबिन इस समय कार्गो बे में छिपा होता है और कुछ रिलीजियस सिंबल से उसकी स्किन कट रही होती है। वो आवाजों को खुश करने के लिए कोई रिचुअल कर रहा होता है। टेज जब उसे देखती है तो चीख पड़ती है। कार्ला और अल्फ दौड़कर वहां पहुंचते हैं, लेकिन कार्ला के पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी होती है। टेज की लाश जमीन पर पड़ी होती है। रूबिन कार्ला को देख लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो कहता है कि अगर हम इस स्फीयर पर लैंड करते हैं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। वो पॉल पर भी शक करता है और कहता है कि वो कुछ छुपा रहा है। उसी पल पॉल वहां आता है और रूबिन को बिना कोई हिचकिचाहट के शूट कर देता है। फिर अल्फ को कहता है कि 2 बॉडी बैग्स लाओ बिना किसी इमोशन के। कार्ला रूबिन का चाकू लेकर पॉल के पीछे लिफ्ट में जाती है और पूछती है कि क्या वो कुछ जानता है। पॉल गुस्से में इनकार करता है और कहता है कि ऑर्डर्स को फॉलो करना जरूरी है। कार्ला चिढ़ जाती है और कहती है कि पॉल को अपनी टीममेट्स की मौत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पॉल बस चला जाता है। उल्फ बॉडी बैग की जगह दोनों की लाशों को हाइबरनेशन चैम्बर में रख देता है। अब स्फीयर तक पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। क्रू एक्यूलिस के मेन पार्ट को अलग कर देता है और एक छोटे शिप से स्फीयर पर लैंड करता है। कार्ला को स्फीयर पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या है। स्फीयर पर लैंड करने के बाद अचानक अर्थ से कम्युनिकेशन फिर से चालू हो जाती है और वैंस का कॉल आता है। वो बताता है कि अर्थ पर भी ऐसे 10,000 स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं, लेकिन इन्वेजन जैसा कुछ नहीं है। पॉल, कार्ला और अल्फ को बाहर जाकर
इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है। शॉन भी साइंटिस्ट की जरूरत का हवाला देकर साथ चलने को कहता है। तीनों स्पेस सूट्स पहनकर बाहर निकलते हैं और पॉल उन्हें कैमरे से वॉच करता है। स्फीयर पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। कार्ला का स्कैनर भी कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाता। ग्राउंड को छूने पर कार्ला कहती है कि ये कोई अर्थ का नोन एलिमेंट नहीं है। जब वो स्ट्रक्चर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो एक गेट है। तभी गेट के अंदर एक तेज रोशनी जलने लगती है। अल्फ एक फ्लेयर फेंकता है जिससे उन्हें एक सिंबल दिखाई देता है, इवेंट होराइजन। इसका मतलब होता है एक ऐसी बाउंड्री जहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। कार्ला कहती है कि ये एग्जिस्टेंस का एंड है। गेट को स्कैन करने पर पता चलता है कि ये भी स्फीयर के सेम मटेरियल से बना है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है जो वैक्यूम में नहीं होनी चाहिए। पॉल बताता है कि एआई ने एक ट्रांसमिशन डिटेक्ट की है और वो मैसेज है वेलकम। फिर एक वुमन गेट के बीच में प्रकट होती है। वो टेलीपैथी के जरिए बात करती है और एआई उसका मैसेज ट्रांसलेट करता है। वो महिला कहती है कि वो उस क्रिएटर की ओर से आई है जिसने पूरी एग्जिस्टेंस बनाई। उस क्रिएटर का मकसद इंसानों को एक चॉइस देना है। जो लोग गेट में एंट्री करेंगे उन्हें इटर्नल पीस मिलेगा और कार्ला को चुना गया है उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। गेट के अंदर जाने पर कोई दुख या तकलीफ नहीं बचेगी, लेकिन जो लोग बाहर रहेंगे वो मर जाएंगे। जब स्फीयर अर्थ तक पहुंचेगा, अचानक वो औरत कार्ला की माँ में बदल जाती है और उसे बताती है कि कोई उसका अंदर गेट में इंतजार कर रहा है। हैरान कार्ला रोशनी की तरफ जाती है और उसे कार एक्सीडेंट की फ्लैशबैक दिखती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सुनहरे शहर के पास पाती है। उसके सिर पर वही एक्सीडेंट वाला जख्म अभी भी है। वहाँ उसकी बेटी भी होती है और कार्ला उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उससे मिलने से पहले ही कार्ला की आंखें खुल जाती हैं और वो एक टेबल पर पड़ी होती है स्पेसशिप के अंदर। उसे एक सीजर आता है और फिर वो उल्टी करती है। कार्ला समझ नहीं पाती कि वो वहाँ कैसे पहुंची। अल्फ उसे बताता है कि जब वो गेट से बाहर आई थी तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो उसे वापस शिप पर ले आया। दुर्भाग्य से शॉन बच नहीं पाया। उनकी बातचीत के बीच वैंस का कॉल आता है जो पूरी डिटेल्स जानना चाहता है। कार्ला उसे सुनहरे शहर के बारे में बताती है और उसे जेरूसलम जैसा डिस्क्राइब करती है। उल्फ उसे हेवन कहता है। वैंस बार बार पूछता है, लेकिन कार्ला अपनी फैमिली का कोई जिक्र नहीं करती। वो कहती है उसने और कुछ नहीं देखा। कॉल खत्म होते ही पॉल इरिटेट होकर रूम से चला जाता है। कार्ला फिर शॉन की मौत के बारे में पूछती है। अल्फ बताता है कि उसका सूट फट गया था, लेकिन कार्ला को यकीन नहीं होता क्योंकि वो सूट्स ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो टूटते नहीं। अल्फ फिर कहता है कि शायद शॉन ने अपना ग्लव सही से लॉक नहीं किया, इसलिए उसका बॉडी डिकम्प्रेस हो गया। लेकिन कार्ला को यह एक्सप्लेनेशन भी नहीं जमता। शॉन बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर था। उल्फ उसे कहता है कि हर कोई गलती करता है और उसे आराम करना चाहिए, लेकिन कार्ला फिर से स्फीयर को एक्सप्लोर करना चाहती है। उल्फ बताता है कि शिप रवाना हो चुका है और वो उसका पीछा करता है। एक ऐसे कॉरिडोर में पहुंचकर जहाँ कोई कैमरा नहीं है, उल्फ कार्ला से पूछता है कि उसने गेट के अंदर क्या देखा। कार्ला सच सच बताती है कि उसने अपनी फैमिली को देखा और वो ये भी कहती है कि उसे वैंस और पॉल पर भरोसा नहीं है। थोड़ी देर बाद अल्फ वापस डेक पर आता है। पॉल पूछता है कि बिना कैमरा वाली जगह पर कार्ला ने क्या कहा। उल्फ जवाब देता है कि कार्ला ने कुछ नया नहीं बताया। पॉल को शक होता है और वो उल्फ को अपने ऑर्डर्स याद दिलाता है। शिप स्फीयर की ऑर्बिट से बाहर आ जाता है और एआई अनाउंस करता है कि क्रू को 1 घंटे में हाइबरनेशन के लिए रेडी होना है। कार्ला रूबिन का नाइफ लेकर पॉड्स के पास जाती है और शॉन के बॉडी और उसके सूट को चेक करती है। फिर वो नाइफ से पॉल के रूम का लॉक तोड़कर अंदर क्लूज ढूंढने लगती है। पॉल सिक्योरिटी कैमरा पर ये सब देखता है और अल्फ को भेजता है। कार्ला को वहाँ एक गन और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स मिलती हैं। अल्फ वहाँ पहुँचता है, लेकिन कार्ला उस पर गन तान देती है। फाइल्स पढ़ने के बाद कार्ला को पता चलता है कि अल्फ पहले एक एलीट कोर्ट सोल्जर था। अल्फ कहता है कि वो सब पास्ट में था और उसे स्फीयर के बारे में कुछ नहीं पता। कार्ला उसे मेन डेक पर ले जाती है और अब गनपोल पर तानती है। पॉल कहता है कि ये म्यूटिनी है और इसकी सजा मौत है। कार्ला पलटकर कहती है कि शॉन को गोली लगी थी और उसे लगता है अल्फ ने उसे मारा क्योंकि वो पहले हिटमैन रह चुका है। तभी वैंस का कॉल आता है। वैंस कहता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है और उसकी साइंटिस्ट्स को लगता है कि कार्ला ने सच में हेवन देखा। वो अर्थ का एक वीडियो दिखाता है जिसमें लोग स्ट्रीट्स पर निकल आए हैं, प्लैनेट छोड़ने को तैयार है। कार्ला शॉक में आ जाती है और पॉल उस मौके का फायदा उठाकर उस पर जंप करता है। कार्ला स्ट्रगल के बाद उसे धक्का देती है और सीने में गोली मारकर उसे मार देती है। फिर उसे एहसास होता है कि लड़ाई में उसे भी चोट लगी है और उसके पेट से खून बह रहा है। कॉल खत्म होने पर कार्ला फिर से गन अल्फ पर तानती है।
अल्फ मान लेता है कि शॉन को उसी ने मारा था, लेकिन वो कार्ला को नहीं मारना चाहता क्योंकि वो भी स्फीयर का सच जानना चाहता है। कार्ला उस पर भरोसा करती है और वो उसे इन्फर्मरी ले जाकर उसकी चोट का इलाज करता है। जब कार्ला बेहतर महसूस करती है तो वो कहती है कि वो फिर से स्फीयर में जाना चाहती है। वुल्फ बताता है कि वैंस एआई को कंट्रोल करता है, लेकिन उसके पास एआई ओवरराइड करने का कोड है, पर उसके लिए उन्हें हील को ड्रॉप करना होगा क्योंकि इकेलिस मैनुअली कंट्रोल नहीं हो सकता। प्रोपल्शन खो जाएगा और अर्थ लौटने में 5 साल लगेंगे। कार्ला को अब भी उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्फ के पास एक अल्टरनेट प्लान है। कार्ला वापस डेक पर जाकर वैंस को कॉल करती है और कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो स्फीयर को डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि वो उसे झूठ लगता है। वैंस कुछ सीक्रेट फाइल्स एक्टिवेट करता है और कार्ला को दिखाता है कि जिस एलिमेंट को उसने पाया उससे स्फीयर उसी ने बनाया था। वैंस कहता है कि कोई गॉड नहीं है, उसने ये सब इसलिए किया ताकि 6 अरब लोग बच सकें और बाकी 15 अरब मर जाएं क्योंकि अर्थ ओवर पॉपुलेटेड है। गेट में कोई हेवन नहीं है, स्फीयर अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये सब एक झूठ था ताकि लोग पैनिक करें और गेट्स के अंदर चले जाएं, जहां उनकी मौत हो रही थी। कार्ला को समझ नहीं आता कि फिर उसे अपनी फैमिली की आवाजें कैसे सुनाई दी। वैंस बताता है कि एक्सीडेंट के बाद उसने कार्ला के दिमाग में चिप डाली थी। जो एक्सीडेंट हुआ वो भी वैंस की साजिश थी। हर चीज, हर स्टेप उसी के प्लान का हिस्सा थी ताकि कार्ला को इस मिशन के लिए तैयार किया जा सके। कार्ला रोती है, उसे मॉन्स्टर कहती है और अपनी माँ की बात याद करती है कि हर किसी को जिंदा रहने का मौका मिलना चाहिए। उसी वक्त यल्फ उसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसके पास एकिलीस का कोर है। वैंस समझ जाता है कि वो दोनों स्फीयर को उड़ाने वाले हैं और एआई को ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड में डाल देता है। अलार्म्स बजने लगते हैं और एआई अनाउंस करता है कि अकिलीस 3 मिनट में एक्सप्लोड हो जाएगा। गुस्से में कार्ला होलोग्राम मशीन को शूट कर देती है और वैंस का कॉल बंद हो जाता है। फिर अल्फ उसे कोड देता है जिससे वो मेन शिप को कार्गो सेक्शन से अलग कर सकती है। अल्फ अब भी एलिवेटर में फंसा होता है और वो वापसी के लिए काफी स्लो है। वो कार्ला से कहता है कि वो उसे छोड़कर चली जाए। कार्ला मना करती है, लेकिन तभी एक्सप्लोजन शुरू हो जाता है और पूरा स्ट्रक्चर चलने लगता है। कार्ला को मजबूरी में शिप को अलग करना पड़ता है और वो दूर से देखती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसे लगता है उल्फ मर चुका है, लेकिन तभी उल्फ का मैसेज आता है। वो आखिरी सेकंड में बच निकलता है। बाद में दोनों एक ड्रिंक के साथ सर्वाइवल सेलिब्रेट करते हैं। उल्फ बताता है कि अब क्योंकि आधा अकिलिस नष्ट हो गया है तो कोर को मैनुअली डेटोनेट करना पड़ेगा। कार्ला तैयार हो जाती है और कहती है हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन जब शिप स्फीयर पर उतरता है, अल्फ कार्ला को पीछे छोड़कर अंदर चला जाता है। वो कार्ला से कहता है कि वो अर्थ लौट जाए ताकि सबको सच बता सके। कार्ला आखिरी बार अल्फ से गुड बाय कहती है और वापस अर्थ की तरफ निकल जाती है। एआई उसे बताता है कि अर्थ पहुंचने में अब 7 साल लगेंगे।